हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, देवियों, सज्जनों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग तीसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं केमिस्ट्री का। तो तीसरा लेक्चर में इससे पहले मैंने 2 लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। तो जो इस वाले लेक्चर को देख रहे हैं वो इससे पहले दोनों लेक्चर को देख लीजिएगा, नहीं तो आपको बेसिक अगर समझ में नहीं आया तो फिर इस क्लास को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक ना। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में कार्बन और उसके समीकरण क्या होता है, कार्बनिक भौतिक और रासायनिक चेंज क्या होता है, ये सारे चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक ना। आज हम लोग पढ़ेंगे कि वो कितने पार्ट में उसको बांटा गया है, ठीक, और हर एक चीज़ का एग्जाम्पल देखते जाएंगे। तो मेरा चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। भाई मेरी हैंडराइटिंग में मत जाना, मेरी हैंडराइटिंग लगभग कोमा में ही रहती है, ठीक ना। तो फिर भी समझ में तो आ रहा होगा, लेकिन ज़्यादा उतना देर मत करेंगे। हाँ, मैं लड़की नहीं हूँ यार कि उतना सुंदर लिखूँगा। तो मेरी हैंडराइटिंग बस समझने बार है। बाकी इसका PDF बनाया हो तो उसको अच्छे से बनाया हो, तो अगर PDF टेलीग्राम पे डाउनलोड करोगे तो उसको पूरा अच्छे से एकदम प्रिपेयर किएगा। तो हम लोग पढ़े रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसके पूरे डिटेल के बारे में बेसिक चीज़ों को हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। अब हमें पढ़ना है कि इसको कितने पार्ट में बांटा गया है, ठीक। रासायनिक अभिक्रिया को कितने पार्ट में बांटा गया है। लेकिन उससे पहले, उसको पढ़ने से पहले एक चीज़ पिछले क्लास में एक चीज़ छूट गया था कि जब हम लोगों ने समीकरण को पढ़ा था, जैसे मैं यहाँ पे मैंने सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लिया था H2 + O2, यहाँ से मिलकर क्या बना, वाटर यानी पानी, ठीक ना। तो H2 देखो, कोई भी चीज़ है ना उसको दर्शाया जाता है कि किस रूप में ये पाया जा रहा है, ठीक ना। जैसे हम लोग हैं यार, अगर हम लोग जैसे बचपन में आए तो बचपन में कुछ अलग प्रकार की एनर्जी रहती है, इस एज में कुछ अलग एनर्जी रहती है, इससे थोड़ा और एज बढ़ेगा तो कुछ अलग एनर्जी रहेगा, अब बूढ़े होंगे तो उस टाइम कुछ अलग एनर्जी रहेगा। तो ये टाइम टू टाइम जैसे एनर्जी का डिफरेंट होता जाता है ना, उसी तरह इसको भी, तो इसमें एनर्जी नहीं, इसको फॉर्म में बांटेंगे कि आखिर ये किस फॉर्म में पाया जाता है। जैसे मैं उस दिन बताया था कि जैसे मेरा वाटर हो गया, ये पानी हो गया, तो पानी हमें पता है, पानी तो लिक्विड के रूप में पाया जाता है। अगर उसी को जमा दिए, बर्फ कर दिया, तो भाई वो भी तो पानी है ना। तो वो पानी का एक सॉलिड फॉर्म है बर्फ। और उसी को अगर बॉयल कर दिए, उबाल दिए, तो पानी का वो क्या है, भाप बन जाएगा। तो ये पानी का क्या है, गैसीय फॉर्म है, भाप। और यहाँ और ये क्या होता है, बर्फ। तो बर्फ कौन सा फॉर्म है, ठोस, ठीक ना। और जो पानी अगर लिक्विड के यानी तरल के रूप में लेंगे तो ये कौन सा फॉर्म है, तरल। तो देखो पानी को भी अलग अलग 3 रूप में हो गया। उसी तरह अगर हम जहाँ पे जो भी समीकरण लिख रहे हैं, तो समीकरण में क्या हो गया, इधर वाला तीर के लेफ्ट हैंड साइड वाला अभिकारक और तीर के राइट हैंड साइड वाला उत्पाद। ये पिछली क्लास में हमने बता दिया, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिन्होंने डायरेक्ट इस क्लास को, अगर आपको बेसिक पता है तो ठीक है, अगर बेसिक नहीं पता है तो इससे पीछे मैंने क्लास जो लिया है उसको जाकर देख लीजिए, ठीक। ये मेरा हो गया अभिकारक, ठीक ना। तो अभिकारक में जितने एलिमेंट यूज हुए हैं, यानी जितने तत्व हुए हैं और उत्पाद में जो मिल रहे हैं, तो इसमें जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में इस समीकरण में यूज हुआ है, ऑक्सीजन किस फॉर्म में यहाँ पे समीकरण में यूज हुआ है। तो अगर कोई चीज़ अगर ठोस के रूप में रहेगा तो उसके आगे यस लिख देंगे। यस माने क्या होता है, सॉलिड, SOLID, सॉलिड, ठीक ना। अगर कोई गैस के फॉर्म में रहेगा, गैस के फॉर्म में, तो वहाँ पे क्या लिख देंगे, स्मॉल जी यानी गैस। अगर कोई तरल के फॉर्म में है तो उसको लिख देंगे यल माने क्या होता है, लिक्विड, LIQUID, ठीक। अगर वही तरल चीज़ पानी के फॉर्म में रहे तो उसको हम लिख देंगे एक्वा, AQUA, एक्वा। इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे AQ। एक्वा माने होता है जलीय, जिसमें जल अवेलेबल हो, ठीक ना। एक्वा देखो, जैसे पानी, अब यहाँ पे तरल और जलीय में दोनों में थोड़ा सा देखो डिफरेंस होता है कि तरल किसे कहते हैं, जिसमें क्या फ्लो करने का प्रॉपर्टी यानी बहने के, जिसमें गुड़ पाया जाए, ठीक ना। हालांकि पानी में भी तो बहने का गुड़ पाया जाता है। तो हर पानी तरल होता है, लेकिन हर तरल पानी नहीं होता है, ये बात ध्यान देना। एक्वा उसी को बोलेंगे, जलीय उसी को बोलेंगे जिसमें जल की क्वांटिटी अवेलेबल हो, यानी जल की मात्रा अवेलेबल हो, उसको हम जलीय बोलेंगे। अब बाकी को हम क्या बोलेंगे, लिक्विड। अब जैसे
यहाँ पे पानी है तो पानी तो ये हो गया। अब जैसे हम चिपचिपा पदार्थ कुछ ऐसा चीज़ लें जिसमें बहने का गुण पाया जाता है, तो वो मेरा जलीय नहीं है, वो मेरा तरलीय है, तरल है, वो मेरा जलीय नहीं है, ठीक ना। तो जो सॉलिड के रूप में यानी ठोस के रूप में मिलेगा उसको यस, उसके आगे यस लिख देंगे। जो मेरा लिक्विड के रूप में मिलेगा उसको यल लिख देंगे, स्मॉल में यल। जो मेरा उसमें जल अवेलेबल रहेगा उसमें एक ही लिख देंगे, और जो मेरा गैस के फॉर्म में रहेगा उसको हम JS गैस लिख देंगे, ठीक। तो यही जो पिछली क्लास में बेसिक चीज़ जो थोड़ा सा छूटा था, बाकी हम लोग का पूरा चीज़ हो गया था, ठीक ना। अब हमें डायरेक्ट की इस टॉपिक को कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। देखो किसी भी चीज़ का अगर प्रकार पढ़ लेंगे ना कि कितने प्रकार का होता है, तो उसको मतलब कि एक स्टेप उसकी गहराइयों में हम लोग चले गए। किसी भी चीज़ को समझना अगर उसका प्रकार पढ़ लेंगे अलग अलग प्रकार का, तो एक स्टेप उसकी हम लोग गहराइयों में चले जाएंगे, उसको समझने में हम लोग को और आसानी हो जाएगा, ठीक ना। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, तो रासायनिक समीकरण को हम 5 पार्ट में बांटते हैं, ठीक। रासायनिक अभिक्रिया को कितने पार्ट में बांटते हैं? 5, 4 और 5। ओह, इसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे करूँ, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के कितने पार्ट होते हैं, यानी कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। अब देखो पहला भाग, पहला इसको बोलते हैं संयोजन, संयोजन अभिक्रिया, दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया, ठीक ना। तीसरा होता है विस्थापन। अब यहाँ पे देखो इसके नामों में इसकी डेफिनेशन छिपा है। अगर इसके तुमको नाम का अर्थ अगर पता होगा ना, तो नाम में इसका पूरी परिभाषा छिपी है। अगर तुम किसी भी इक्वेशन को देखोगे, किसी भी समीकरण को देखोगे, तो तुम समीकरण को देखते ही पहचान जाओगे कि वो कौन सा अभिक्रिया है। अरे यार इसको नीचे भिगो, बस मिटाने का मत है, ये चुरा के लाया हूँ। विस्थापन अभिक्रिया। चौथा बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया को मैंने इसी तरह से लिख दे रहा हूँ, ठीक ना, यानी इसके सामने वाला। और 5वां जिसको बोलते हैं उपचयन अपचयन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया, तो मैं इसको यहाँ पे रेडॉक्स लिख रहा हूँ, ठीक ना। रेडॉक्स अभिक्रिया ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, उपचयन अपचयन, ठीक ना। अब देखो कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगर इसका तुमको अर्थ पता होगा तो पूरा डेफिनेशन अपने आप पता है। जैसे संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना, ठीक ना। अब वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना, ठीक ना। विस्थापन, अब विस्थापन मतलब जानते ही हो कि अगर कोई चीज, दो चीज है A + B, विस्थापन में जैसे मान लो कि यहाँ पे है मेरा AB, ठीक ना। अगर B को हटा के इसके जगह पे मैं C कर दूँ AC, तो ये मेरा हो गया विस्थापन। इसका मतलब कि जो मेरा C है ना, B को क्या कर दे रहा है? विस्थापित कर दे रहा है, उसको उसके जगह से हटा के वो खुद वहाँ पे आ जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। इसी तरह अगर दोनों आपस में होंगे तो इसको द्विविस्थापन बोलेंगे। और 5वां है मेरा उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर उसको पढ़ा होगा तो ये अभिक्रिया आपको आसान है, अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो ठीक है, मैं यहाँ पे पूरी तरह से आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक ना। तो सबसे पहला हेडिंग हम लोग को पढ़ेंगे कि संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक। तो संयोजन का मतलब कि बता दिया कि जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? एडिशनल यानी जुड़ना। जहाँ 2 या 2 से एलिमेंट जब आपस में रिएक्शन करेंगे, तो रिएक्शन करके लास्ट में जो उत्पाद बनाएंगे, अगर वो सिंगल रहा यानी एक रहा तो उसको हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल में सबसे इजीएस्ट एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में मेरा मिलके क्या बना? वाटर, पानी बना ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है हाइड्रोजन, यहाँ पे है ऑक्सीजन, दो अलग अलग एलिमेंट है। यहाँ पे प्लस से ये भी अभिकारक है, ये भी अभिकारक है। ये तीन शो करता है कि हाँ यहाँ पे क्या होगा? अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और लास्ट में मैंने क्या है? ये उत्पाद बना है, ठीक। तो दो है यहाँ पे, कम से कम 2 रहना चाहिए। अब ये क्या जुड़ेगा यार? जो सिंगल है वो कहाँ से जुड़ेगा? जुड़ेंगे तो डबल लोग ना, सिंगल लोग कहाँ? सिंगल लोग तो आज़ाद है, वो कहाँ से जुड़ेंगे? तो यहाँ पे 2 है, 2 अभिकारक हैं। ये 2 अभिकारक अगर एक मिल के देखो, सिर्फ यहाँ पे कितने उत्पाद बना रहा है? एक उत्पाद बना है, यानी एकल उत्पाद, ठीक ना। 2 या 2 से अभिकारक मिलके
एक उत्पाद बना रहा है, तो यहाँ पे देखो दोनों क्या हुआ, आपस में यहाँ पे जुड़ गया, जुड़ के सिर्फ एक बना रहा है, तो इसको हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। अब यहाँ पे देख लो दोनों आपस में क्या हो गया, जुड़ गए, तो ये मेरा हो गया क्या, संयोजन अभिक्रिया, ठीक ना। जैसे जैसे शादी हो जाता है, शादी के बाद दो परिवार क्या होता है, एक हो जाता है, तो जो मेरा शादी है वो क्या है, संयोजन अभिक्रिया है, ठीक। तो उसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिला दिए, दोनों का जब रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे मेरे क्या बना, सिर्फ एक प्रोडक्ट बना जिसको हम बोलते हैं पानी, तो ये मेरा कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मेरा कार्बन है, कार्बन है, कार्बन को हम क्या कर दे रहे हैं, जला रहे हैं, दहन कर दे रहे हैं, आग लगा दे रहे हैं, ठीक ना। आग लगाने भाई लड़कियाँ तो जानती ही हैं, लड़कों को नहीं पता होगा, लड़कियों को तो अच्छे से पता है कि आग कैसे लगाया जाता है। तो ये मेरा कार्बन है, ठीक ना, कार्बन में इसको दहन कर देना ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे मेरा क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ये अभिकारक है और एक ये अभिकारक है, दो अभिकारक रिएक्शन करने के पश्चात कितने उत्पाद बना रहे हैं, एकल उत्पाद बना रहे हैं, यानी ये दोनों आपस में क्या हो गए, जुड़ गए हैं, तो इसलिए जुड़ने को इसको संयोजन या जुड़ना, ये संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। और एक और एग्जाम्पल जो हमने बताया था, एक एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था, कैल्शियम ऑक्साइड वाला, पिछली क्लास में मैंने बताया था, उसको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, उसको ध्यान देना। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड है, अब यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, अब ये कैसे बन रहा है, पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैसे आयन, जो उनका आयन होता है, आयन आपस में एक्सचेंज होकर कैसे इक्वेशन बनते हैं, तो ये पढ़ा होगा, तो ये आपको पता होगा कि ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे H प्लस होता है, वाटर में एक H प्लस आयन होता है और एक OH माइनस आयन होता है, ठीक ना। तो OH ये माइनस वाला इसमें प्लस वाले के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम प्लस वाला होगा और ऑक्सीजन +2 होगा और ऑक्सीजन -2 होगा, तो ये माइनस वाला इसमें प्लस वाले के साथ जुड़ेगा, तो CaOH का ट्वाइस बन जाएगा, ठीक। और यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस आयन में है, ऑक्सीजन माइनस आयन में, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे मेरा CaOH का ट्वाइस बन जाएगा, ठीक ना, CaOH का ट्वाइस, अब प्लस उष्मा बाहर निकल जाएगा, उष्मा, सुषमा की मायने उष्मा, ठीक ना। तो यहाँ पे ये बन गया। अब कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, यानी जब बिना बुझा हुआ चूना जब पानी से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, कैल्शियम इसको कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी बिना, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, वो बिना बुझा हुआ चूना हो गया, इसको बोलेंगे बुझा हुआ चूना, ठीक ना। तो कैल्शियम यानी बिना बुझा हुआ चूना पानी से रिएक्शन करके क्या बनाता है, बुझा हुआ चूना बनाता है, और ये जो बुझा हुआ चूना होता है ना, इसी को हम दीवार पे जो चूना करते हैं ना, दीवार पे सीमेंट नहीं, चूना, जो दीवार पे हम लोग चूना करते हैं, तो वो बिना बुझा हुआ चूना को ही दीवार पे क्या करते हैं, पेंट करते हैं वो, तो यानी मेरा चूने करने में कौन सा काम कर रहा है, बुझा हुआ चूना, यानी Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यार थोड़ा बाहर भी शोर हो रहा है तो थोड़ा उससे दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है, माइंड एक जगह नहीं रहा है, तो उसके लिए सॉरी, आज का लेक्चर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो बुझा हुआ चूना यहाँ पे मिलेगा, ठीक ना। हाँ, तो अब इसी बुझा हुआ चूना को हम लोग क्या करते हैं, दीवार पे चूना लगाने में काम करते हैं। अब यही जो बुझा हुआ चूना जब दीवार पे पेंट करेंगे तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल रहता है, यानी अब ये जो बिना बुझा हुआ चूना रहा है, Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब इसको मान लो दीवार पे पेंट कर दिए। अब ऑक्सीजन तो हर जगह, अरे हवा तो हर जगह है, तो हवा में ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे गैसेस अवेलेबल रहते हैं ना। तो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है ना, उसके साथ बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी जो बुझा हुआ चूना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। और ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, चमकीला पदार्थ। अच्छा, संयोग से देखो कि संगमरमर का भी क्या होता है, रासायनिक सूत्र यही होता है, यानी संगमरमर भी चमकीला होता है, उसीलिए कैल्शियम कार्बोनेट भी क्या होता है, वो भी चमकीला होता है, ठीक ना। तो जैसे जैसे उसमें क्या आती है, कैल्शियम कार्बोनेट का जब दीवार पर परत बनता है तो उस पर चमक आने लगती है। लेकिन एक बात और ध्यान देना कि जब बुझा हुआ चूना हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, ठीक ना। उसलिए अगर दीवार पे जब हम चूना करते हैं तो देखेंगे तुरंत उस पर नहीं वो चूना चढ़ेगा, या तुरंत उस पर चमक नहीं आता है। सुबह करेंगे तो धूप लगेगा तो शाम तक आता है, या नहीं तो अगले दिन आता है, क्योंकि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो रिएक्शन करता है ना, यह प्रोसेस बहुत स्लो होता है।
और स्लो प्रोसेस होने की वजह से वो चमक दीवार पे धीरे धीरे आती है, ठीक ना। तो ये भी मेरा क्या हो गया, अब यहाँ पे देखो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, और उसमें क्या है यानी एनर्जी रिलीज किया। तो एनर्जी क्या है, एनर्जी कोई पदार्थ तो है नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ कितने पदार्थ मिला, एक पदार्थ मिला, ये एक उत्पाद मिला, ठीक ना। तो इसलिए मेरा क्या आएगा, संयोजन अभिक्रिया में आएगा, ठीक। अब ये संयोजन अभिक्रिया हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वियोजन, संयोजन का उल्टा क्या होगा, वियोजन। संयोजन माने क्या होता है, जोड़ना है, कि जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में रिएक्शन करके जब एक उत्पाद बनाते हैं तो उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। मैंने अब तक पूरा एग्जाम्पल में देखा कि दो या दो से अधिक या तत्व या यौगिक क्या करते हैं, रिएक्शन करके लास्ट में जो उसका प्रोडक्ट यानी उत्पाद बनना था वो सिर्फ सिंगल था, एक बनना था, तो उसको हम संयोजन अभिक्रिया करेंगे। कि जैसे शादी होता है तो शादी होने से पहले दो घर अलग अलग रहते हैं, जब शादी हो जाता है तो दोनों क्या हो जाता है, दोनों एक घर अब हो जाते हैं। तो वो मेरा संयोजन अभिक्रिया, वो संयोजन हो गया यानी जुड़ना हो गया। अब यहाँ पे हो गया, अब किसको कहें, वियोजन अभिक्रिया। तो संयोजन का बिल्कुल अपोजिट वियोजन होता है। अब यहाँ पे शादी करा दी, यहाँ पे तलाक करा दो, ये मेरा वियोजन हो गया। तलाक करा दोगे क्या होगा, यानी जो एक है वो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। एकदम सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, ठीक ना। तो अब ये संयोजन हो गया। संयोजन का बिल्कुल उल्टा क्या होता है, वियोजन। वियोजन का मतलब होता है टूटना, अलग यानी अलग होना, ठीक। तो अब वियोजन अभिक्रिया कैसे कहता है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो इसका ले रहे हैं, ठीक ना। तो वियोजन अभिक्रिया कि जब एकल पदार्थ रिएक्शन के पश्चात दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटता है उसको हम क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे मान लो यहाँ पे ले लो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक ना। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने क्या किया, हीट किया यानी ताप दिया। एक बात ध्यान देना, ये केमिस्ट्री है, यहाँ पे तुम टेम्परेचर बदलते जाओगे उसका प्रोडक्ट यानी उत्पाद बदलता जाएगा। अंधेरे में जैसे यही पदार्थ है तो अंधेरे में कुछ और रिएक्शन करने के पश्चात कुछ और उत्पाद देगा। अगर टेम्परेचर दिए तो कुछ और उत्पाद बनाएगा, अगर सूर्य के प्रकाश में रखे तो कुछ और उत्पाद बनाएगा। देख रहे हो, अभिकारक सेम रहेगा लेकिन उसको तुम दे क्या रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो या सूर्य की रोशनी में रह रहे हो या अंधेरे में रख रहे हो या किसी अदर एलिमेंट के साथ उसका रिएक्शन करा रहे हो। ये अभिकारक मेरा सेम है लेकिन लास्ट में जो मेरा उसका उत्पाद होगा ना वो अलग अलग होगा। इसी को बोलते हैं रासायनिक केमिस्ट्री, कि एक बार जो बदल गया तो बदल गया, फिर से पुनः वापस अपनी अवस्था में नहीं आएगा। वही मेरा हो गया रासायनिक बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक केमिस्ट्री नहीं, रासायनिक अभिक्रिया। तो हम वियोजन अभिक्रिया को पढ़ रहे हैं। तो वियोजन मतलब क्या होता है, अलग टूटना यानी अलग अलग होना। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कितने अभिकारक हैं, एक कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक ना, एक अभिकारक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने टेम्परेचर जब ताप दूंगा तो अब यहाँ पे ये क्या होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने अभिकारक हैं, एक। अभिकारक कितना है, अभिकारक कितना, एक है, लेकिन यहाँ पे कितना उत्पाद बना, दो, एक ये और एक ये, दो उत्पाद बना। तो एक अभिकारक से जब दो उत्पाद बनेगा यानी एक अभिकारक का हुआ, आप रिएक्शन करके अलग अलग टूट गया यानी वियोजन हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। तलाक करा दिए इसका हम, ठीक ना। तो यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया हो गया। वियोजन अभिक्रिया भी समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया, ठीक। विस्थापन किसे कहते हैं, तो विस्थापन आपको पता ही, अगर विस्थापन पता होगा तो अभिक्रिया भी पता होगा, ठीक ना। विस्थापन मतलब होता है ना कि जैसे दो लोग हैं, ये दो हैं, ठीक ना, जैसे इस उंगली को दो चीज़ है, तो दो में अगर हम इसको हटा के और इसकी जगह पे इसको हटा के इसकी जगह पे इसको रख दे रहे हैं, तो इसने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया यानी हटा दिया और इसके जगह पे खुद आ गया। तो इसको यानी बोलूँगा कि ये वाली उंगली इस वाली उंगली क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, ठीक ना। तो ये मेरा होगा विस्थापन अभिक्रिया। जैसे पहले के ज़माने में देखते थे, अभी आज से कुछ साल पहले, इधर 5 साल 10 साल पहले खेत को जोतने के लिए बैल का यूज़ किया जाता था। लेकिन आज ट्रैक्टर ने क्या, लेकिन आज कहाँ है, ट्रैक्टर आ गया है, यानी बैल हट गए हैं, ट्रैक्टर यानी ट्रैक्टर ने क्या किया, बैल को विस्थापित कर दिया, बैल को हटा दिया और उसके जगह पे खुद आ गया। यानी आज के समय में खेत तो वही है, तो उसी खेत को पहले हम बैल से जोतते थे, अब इस टाइम ट्रैक्टर जोत रहा है, तो ट्रैक्टर ने बैल को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो इसी अभिक्रिया को हम बोलेंगे विस्थापित अभिक्रिया, ठीक ना।
जैसे मान लो कि CuSO4। अरे यार, पहले तीर तो बना लेने दो किसका है। हाँ, अब हम किसके पढ़ रहे हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ये दिशा में यानी इसको पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, ठीक ना। विस्थापन, जैसे मान लो कि मेरा हो गया CuSO4 कॉपर सल्फेट, ठीक ना। कॉपर सल्फेट अब क्या करेगा, जिंक से रिएक्शन करेगा। कॉपर सल्फेट को मैं क्या करा रहा हूँ, जिंक से रिएक्शन करा दे रहा हूँ, ठीक। अब देखो ये क्या करेगा, अब ये बोलेगा, जिंक बोलेगा, जिंक अब किससे बोलेगा, कॉपर से बोलेगा कि भाई अब तू हट, बहुत इसके साथ सटा रहा, अब तू यहाँ से हट, अब इसके साथ मैं चिपकूंगा, ठीक ना। तो अब जिंक क्या करेगा, इसको मार के भगा देगा। अब इसकी जगह पे ये खुद आ जाएगा। तो जब जिंक कॉपर के जगह पे आ जाएगा तो मेरा क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, और यहाँ पे कॉपर क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। बेचारा कॉपर अकेले हो गया, पहले कपल में था, अब अकेले हो गया। अब इसने क्या किया, इसने इसको मार के भगा दिया कि चलो हटो, अब तुम्हारी जगह पे मैं आऊँगा। यानी जिंक क्या कर रहा है, कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, यहाँ पे विस्थापित कर दिया, और कॉपर की जगह पे खुद जिंक आ गया और कॉपर को क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो इसको हम बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया, ठीक ना। जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो ये मेरा हो गया विस्थापन अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रिया। लेकिन अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि जिंक ने कॉपर को क्यों विस्थापित किया, कोई तो रीजन होगा ना। जिंक ने कॉपर को क्यों विस्थापित किया, तो देखो भाई, ये तो समाज का भी नियम है कि अधिक ताकतवर लोग गरीब लोग को क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं। जिसके पास पावर ज़्यादा होता है, सेम कंडीशन वही इसके साथ भी है। जिंक का होता है ज़्यादा क्रिएटिव, यानी क्रियाशील होता है। जिंक कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है। अगर ये ज़्यादा है तो इसके पास पावर है, तो क्या करेगा, कमजोर को मार के हटा देगा और इसकी जगह पे खुद आ जाएगा। तो इसका मेन रीजन है ये, कॉपर को हटाने का मेन कि जिंक ज़्यादा क्रियाशील होता है, कॉपर को मार के हटा देगा और इसके जगह पे खुद आ जाएगा, और कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। यानी इसने इसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को क्या कर दे, विस्थापित कर दे, उसको हम बोलेंगे विस्थापित अभिक्रिया, ठीक ना। अब आ गए रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया से समझने से पहले, रेडॉक्स से पहले हमें एक और है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अभी तो ये विस्थापन आया, अब हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको एरो यहाँ पे ले जाओ, ये मेरा हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन तो समझ में आ गया, ठीक ना। विस्थापन में क्या कर रहा था कि अधिक क्रियाशील वाला, यानी जिसके पास ज़्यादा पावर है, उस कम पावर वाले को क्या कर रहा है, हटा के उसके जगह पे खुद आ जा रहा है। तो मेरा विस्थापन हो गया। लेकिन द्विविस्थापन ऐसा नहीं होता है। द्विविस्थापन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब देखो कैसे, एक एग्जाम्पल पहले द्विविस्थापन कर लेता हूँ। Na2SO, यार मेरी हैंड राइटिंग यार, मैं बोलता हूँ ना, मेरी हैंड राइटिंग हमेशा कोमा में ही रहता है, ठीक ना। तो इस पर ज़्यादा वो मत करना। Na2SO4 BaCl2 के साथ अभिक्रिया जब करेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है। अब देखो ना, ये सब इतनी सब जितने भी थे ना, इसमें दो अभिक्रिया मतलब डेली लाइफ के अनुसार मुझे, एक संयोजन अभिक्रिया जो शादी करा रहा है भाई, जोड़ रहा है, अभी तो साला तलाक कर रहा है, बहुत बेकार अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया भी भाई, पावरफुल लोग कमजोर लोगों के क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं, तो मेरा विस्थापन ये भी बेकार है। अब भी विस्थापन देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। Na2SO4 पर BaCl2, इसको थोड़ा साइड में लिख दे यार। सोडियम Na2SO4, सोडियम सल्फेट BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, ठीक ना। तो सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। अभिक्रिया कैसे, जब तीर को लगाएंगे तब लग रहा है कि हाँ अभिक्रिया कर रहा है, ये अभिकारक है, अब अभिक्रिया कर रहा है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेगा, ये देखो, उससे पहले एक चीज़ और समझ लो, ये है मेरा बेरियम, ठीक ना। अब यहाँ पे मैं जिस टाइम पढ़ता था उस टाइम मैं 3 एलिमेंट में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, एक बेरिलियम, एक बोरान और एक बेरियम में। इसको बोलते हैं बेरिलियम, ठीक ना। इसको बोलते हैं बोरान, बी से बोरान, और इसको बोलते हैं बी से बेरियम, बेरियम, ठीक। बेरिलियम, बी से बोरान और बी से बेरियम। इसमें मैं बिगिनिंग में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता था,
कहीं बेरियम, तो समझ में नहीं आता कौन सा है। तो इसको समझ लो, ये तीनों अलग अलग होता है, बी से बेरियम, बी से बोरान और बी से बेरियम, बी से बेरिलियम, बी से बोरान, बी से बेरिलियम, बी से बोरान और बी से बेरियम। अब बेरिलियम का कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4, इसका एटॉमिक यानी परमाणु क्रमांक कितना होता है 4, ठीक। और बोरान का कितना होता है परमाणु क्रमांक 5, और इसका कितना है 5, और इससे एक आगे 6। देख लो तीनों का, देखो तीनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया, तीनों का एटॉम यानी परमाणु क्रमांक भी समझ गए। बेरिलियम, बेरियम और बोरान, ठीक ना, बेरिलियम, बोरान और बेरियम। बेरिलियम का कितना होता है 4, एटॉमिक परमाणु क्रमांक कितना होता है 4, बोरान का कितना होता है 5, और बेरिलियम का कितना होता है, ये 5 है, तो इसके बाद वाला 5 और उसके एक बाद 6 यानी 56। तो इसको देखो, इसमें डिसमिस मत होना, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता था मैं जब पढ़ता था, तो ठीक। तो ये समझ में आ गया। अब देखो द्विविस्थापन, मैंने बोला ना कि द्विविस्थापन, देखो इसका एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, अब इसको समझो। अब यहाँ पे ये क्या करेगा कि अब बेरियम बोलेगा ना, बेरियम ये सोडियम से बोलेगा कि बाबू अब तुम यहाँ से हट जा, तो आप इसको धक्का मार के क्या करेगा, बोलेगा कि अब तुम्हारी जगह पे आएंगे, तुम अपनी जगह से हटो। लेकिन अब इसको यानी बेरियम को कौन सा ये वाला जगह पसंद है, लेकिन एक चीज़ और है कि उसमें जो विस्थापन पढ़ रहे थे तो इसमें इसको ये पसंद था, इसको ज़बरदस्ती अलग होना पड़ता था। लेकिन द्विविस्थापन में बेरियम को ये वाला जगह पसंद है, लेकिन यहाँ पे जो सोडियम है ना इसको भी यही वाला जगह पसंद है। तो अब ये बेरियम सोडियम से बोला गया कि बाबू तू यहाँ से हट जा, अब हम क्या आया था। अब लेकिन सोडियम बोला चलो ठीक है, हमको भी अपने जगह पे आने दो, क्योंकि हमको यहाँ पे कंफर्टेबल है और तुमको यहाँ पे कंफर्टेबल है। तो अब बेरियम क्या करेगा, बेरियम सोडियम की जगह पे आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट, और यहाँ पे Na जो है किसकी जगह पे आ जाएगा, क्लोरीन, बेरियम की जगह पे। तो यहाँ Na क्या बनेगा, Na प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड। देख लो बेरियम सल्फेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड बन गया। दोनों एक दूसरे को विस्थापित करने के लिए उत्तेजित हैं। बेरियम बोल रहा है कि सोडियम से कि तुम हटो, लेकिन सोडियम भी बेरियम से बोल रहा है कि तुम भी हटो, मुझे ये कंफर्टेबल है, तुमको अगर यहाँ पे आना अच्छा है तो मुझे भी यहाँ पे आना अच्छा है। तो ये इसको मार के हटाएगा, तो ये भी ये इसको बोलेगा हटने के लिए, तो ये भी इसको बोलेगा कि तू भी हट जा, मुझको वहाँ अच्छा है। तो दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। देखो दोनों यहाँ पे विस्थापित हुए हैं, इसने इसको विस्थापित किया है तो इसने भी इसको विस्थापित किया है, तो 2 बार विस्थापित हुआ, इसके लिए बोले द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोले, द्विविस्थापन, यानी 2 बार जब विस्थापना हुआ है इसका तो इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखो टोटल समझ में आ गया। तो ये मेरा हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया, 4 हो गया। अब मेरा लास्ट बचा क्या, रेडॉक्स, जिसको बोलते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया, ठीक ना, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। अब मेरा द्विविस्थापन हो गया। अब हम पढ़ेंगे रेडॉक्स वाले, ठीक ना, रेडॉक्स यानी उपचयन अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले समझना पड़ेगा कि उपचयन और अपचयन किसे कहते हैं। हालांकि पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जानते होंगे, अच्छी बात है। नहीं बात जानते होंगे तो जल्दी से एक बार रिकैप कर देते हैं, ठीक ना। कि देखो एक होता है उपचयन और एक होता है अपचयन, अपचयन, ठीक ना। एक होता है उपचयन, एक होता है अपचयन, ठीक है। तो उपचयन किसे कहते हैं, देखो यहाँ पे सिर्फ दो हैं, उसको बस लेना है। जैसे एक है मेरा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, 2 गैस को बस याद रखो कि उपचयन अपचयन में 2 गैस को याद रखना, और इसी के बेस पे मैं इसका डेफिनेशन बना देना है। यहाँ पे भी ले लो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक ना। अब देखो कि जहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ेगा, जिस इक्वेशन में, जौन से समीकरण में हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ेगी, जिस यौगिक में या तत्व में हाइड्रोजन अगर जुड़ेगा तो वो मेरा क्या होगा, उपचयन होगा। और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सॉरी, जिस अभिकारक में, जिस पदार्थ में या जिस यौगिक में अगर हाइड्रोजन बढ़ा, हाइड्रोजन नहीं ऑक्सीजन बढ़ा, तो वो मेरा क्या होगा, उपचयन होगा। अगर ऑक्सीजन जुड़ा उसके साथ तो वो मेरा उपचयन होगा, और हाइड्रोजन कम हुआ तो वो मेरा, अगर ऑक्सीजन बढ़ा तो हाइड्रोजन कम होगा, और अगर ऑक्सीजन कम हुआ तो हाइड्रोजन बढ़ेगा। इतना ध्यान देना, ठीक ना। तो जिस अभिकारक के, जिस समीकरण में तत्व या यौगिक किसी के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ा, यानी ऑक्सीजन के क्वांटिटी उसके साथ बढ़ी, तो वहाँ पे मेरा क्या होगा, उपचयन होगा। ये ऑक्सीजन जुड़ा तो उपचयन होगा, या हाइड्रोजन कम हुआ तो उपचयन होगा। अगर जिस ये अभिकारक में यानी जिस समीकरण में यौगिक या किसी तत्व के साथ अगर ऑक्सीजन की मात्रा में कम हुई
कि ऑक्सीजन उसके साथ कमी, जैसे पहले मान लो उसके साथ ऑक्सीजन के 5 एटम या परमाणु जुड़े थे, अभिक्रिया के पश्चात 3 हो गए, तो वहाँ पे देखो दो ऑक्सीजन की कमी हुई, तो ऑक्सीजन की जब वहाँ पे कमी होगी तो अपचयन बोलेंगे। अगर ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन उसमें नहीं दिया है तो उसमें हाइड्रोजन दे दिया, तो हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। तो बस उपचयन अपचयन अगर आपने समझ में आ गया तो रेडॉक्स भी समझ में आ गया होगा, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। यानी रेडॉक्स इसको रेडॉक्स को उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका मतलब कि ऐसा एक समीकरण रहेगा जिसमें उपचयन भी होगा और अपचयन भी होगा, दोनों होगा, तभी तो उसको उपचयन अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। तो ये ऐसा समीकरण हमें लेना है कि जिसमें उपचयन भी हो और अपचयन भी हो, तो उसके हम क्या बोलेंगे, उपचयन अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक ना। तो देखो ऐसा समीकरण यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ऐसा। तो पहले ले लें कापर, ठीक। कापर को हम क्या करें, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दें, तब कापर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा, CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड बना दिया। अब फिर अगर इसके साथ फिर से हम हाइड्रोजन की रिएक्शन करा दें, हाइड्रोजन का अगर फिर से हम इसको रिएक्शन करा दें, तो हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके H2 यानी पानी बना देगा, और फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कापर अलग हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो कापर में हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ, हाइड्रोजन यहाँ पे CuO, यहाँ पे देखो कापर के साथ एक भी ऑक्सीजन नहीं है, कापर के साथ एक भी ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन जब हुआ है तो कापर के साथ एक ऑक्सीजन बढ़ गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कापर में एक ऑक्सीजन क्या हो रहा है, प्लस यानी बढ़ रहा है, एक ऑक्सीजन बढ़ रहा है ना। तो अब यहाँ पे जब ऑक्सीजन बढ़ा तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ है, उपचयन, जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ी क्या हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम हुई, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन दे दिया नहीं, ऑक्सीजन दिया है, तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी कापर के साथ क्या बढ़ रही है, बढ़ रही है, ऑक्सीजन की मात्रा कापर के साथ बढ़ गई ना। यहाँ पे देखो ये तो प्लस में है ना, ये तो अभी दूसरा है, प्लस के ये दूसरा अभिकारक है, दूसरा अभिकारक है। यहाँ पे कापर अकेले है, सिंगल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, ठीक ना। यहाँ पे कापर अकेले है, तो कापर अकेले है, फिर यहाँ पे जब रिएक्शन करा तो जो प्रोडक्ट बना है, अब इसमें देखो कापर के साथ एक ऑक्सीजन आ गया है, कापर के साथ एक ऑक्सीजन आ गया। देखो एक काम करो, इसको अलग अलग इक्वेशन में लिख देते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, तुम बोलोगे कि ऐसे कैसे हुआ, ठीक ना। यहाँ पे ले लो कापर प्लस ऑक्सीजन, ठीक ना। ऑक्सीजन ये गैस है, तो जितने भी गैस है वो हमेशा H2O2 2 के फॉर्म में उसके लिखते हैं, ठीक ना। हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो 2 के फॉर्म में लिखते हैं। तो कापर यहाँ पे ऑक्सीजन के रिएक्शन कराएगा तो क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड बन गया। अब फिर से क्यूप्रिक ऑक्साइड को इसको किससे रिएक्शन करा दो, हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन O के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना, पानी बाहर निकाल देगा, तो पानी निकल गया तो सिर्फ क्या बचा, कापर प्लस H2O पानी, ठीक। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कापर अकेले है यहाँ, लेकिन यहाँ पे कापर में एक ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे कापर में जब ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो उसको क्या बोलेंगे, यानी यहाँ पे क्या हुआ, उपचयन, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, कापर के साथ एक ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे देखो कापर फिर से अकेले पड़ गया। यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन की वृद्धि हुई, अरे ऑक्सीजन की वृद्धि हुई थी, लेकिन यहाँ पे एक ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो जा रही है, ऑक्सीजन एक कम हो जा रहा है। तो जब ऑक्सीजन की जब वृद्धि होगी तो उपचयन बोलेंगे, जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसको क्या बोलेंगे, अपचयन, अपचयन, ठीक ना। तो ये बन गया। तो देखो ये पूरा एक इक्वेशन है, अलग अलग मैं लिखा हूँ बस तुमको समझाने के लिए। तो एक ही समीकरण, इक्वेशन माने समीकरण। देखो यार थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी जानना जरूरी होता है, ठीक ना, क्योंकि अब तो पूरा यार इंग्लिश, बिना इंग्लिश के कुछ होने वाला है, तो थोड़ा थोड़ा जानते हो, ऐसा मत बोलना कि भैया इंग्लिश क्यों बोल रहा है, आसान है। तो यहाँ पे उपचयन हो गया, यहाँ पे अपचयन हो गया, ये दोनों इस इक्वेशन में उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, दोनों हो रहा है ना। तो जिसमें उपचयन अपचयन दोनों, उसे क्या बोलेंगे, उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक। सो फाइनली आज हम लोग इसको प्रकार को समझ लिए। अब जो अगला क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे, पूरा एग्जाम्पल लेंगे, बहुत सारा इक्वेशन, बहुत सारा समीकरण लेंगे और उसको करते जाएंगे, और फिर अपने आप देखना वहाँ पे डिवाइड होता जाएगा, अपने आप समझ में आएगा कि कौन सा संयोजन है, कौन सा वियोजन है, कौन सा विस्थापन है, कौन सा द्विविस्थापन है, कौन सा रेडॉक्स है। तो जब हम समीकरण को हल करके उत्पाद बनाएंगे तो वहाँ पर हम अपने आप क्या करेंगे, पहचानते जाएंगे। यहाँ पर बिल्कुल इसको पहचानना आसान था, पूरा हो गया। अब हम इसका इक्वेशन लेंगे अगली क्लास में,
अलग अलग समीकरण लेंगे, उसको हल करते जाएंगे और फिर डिवाइड यानी उसको बांटते जाएंगे कि कौन संयोजन है, कौन वियोजन है, कौन क्या है। तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसको ध्यान देना, ठीक ना। एक बार फिर से इसको जल्दी से रिकैप यानी रिवाइज कर लेते हैं। ना तो चाहिए ना प्यार तेरा, ना ना ना। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में सब पढ़ो कि रासायनिक अभिक्रियाओं को कितने पार्ट में बांटते हैं, ठीक ना। तो इसको 5 पार्ट में बांट दिए, ठीक। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया यानी जुड़ना, क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो जिन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक अभिक्रिया के पश्चात सिर्फ एक उत्पाद बनाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। जैसे शादी करा दो, शादी से पहले दो अलग अलग, शादी के बाद दोनों दो जिसम एक जहाँ हो जाती है, यानी दोनों लोग क्या होता है आपस में जुड़ जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, संयोजन हो गया। अब वियोजन, अब एकदम उसी को उल्टा, तलाक करा दो एकदम, जो एक है दोनों को क्या कर दो, अलग अलग करा दो, वहाँ पे वियोजन अभिक्रिया हो गया। यानी एकल पद एक अभिकारक अभिक्रिया के पश्चात 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाए, उसमें हम क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया, तलाक। अब विस्थापन का, अब देखो भाई ये अलग खेल खेलता है। कमजोर वाले को क्या करके हटा के उसके जगह पे खुद आ जाएगा, कमजोर वाले को विस्थापित करती है, उसके जगह पे खुद आई। यहाँ ये जो अभिक्रिया है, इसमें क्या होगा, अधिक क्रियाशील तत्व कमजोर तत्वों को हटा के उसके जगह पे खुद आ जाएगा, यानी उसको विस्थापित कर देगा। तो ये मेरा विस्थापन अभिक्रिया हो गया। अब ये सबसे अभिक्रिया में मुझको ये वाला पसंद आया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें देखो किसी कहानी नहीं होने वाला है। अगर ये इसमें क्या होता है कि दोनों आपस में एक दूसरे को हटाते हैं कि चल भाई तोरी जगह पर हम, तू बहुत मजा, तुम तोरी जगह पे हम चल हट, तो वो बोले कि चल तुम भी हटो, तुम्हारे जगह पे हम आएंगे, हमको वहाँ, तुमको यहाँ पे पसंद है तो हमको भी वहाँ पे अच्छा है, तो दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। जब दोनों करेंगे उसलिए द्वि यानी द्विविस्थापन, दोनों आपस में विस्थापित हो रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे द्विविस्थापित अभिक्रिया। और रेडॉक्स यानी उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी हो और अपचयन भी हो, मतलब कि एक जगह एक बार ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और एक बार ऑक्सीजन की कमी होगी, या एक बार हाइड्रोजन की वृद्धि होगी या उसी में एक जगह हाइड्रोजन की कमी होगी। तो जब दोनों साथ में, यानी एक बार बढ़ेगा भी और एक बार घटेगा भी, दोनों जब साथ में हो ना, तो उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया, ठीक ना। अब अगली क्लास में इसका पूरा बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, बहुत सारा समीकरण लेंगे और उसको हल करके उसको हम लोग छाटेंगे कि कौन सा कौन अभिक्रिया, कौन संयोजन है, कौन वियोजन है, ये पांचों में से कौन कौन, ठीक ना। और उसके बाद सिर्फ एक क्लास और रहेगा, इसको हम समीकरण करेंगे ना, बैलेंस करेंगे। किसी भी चीज़ को बैलेंस करना जरूरी होता है, ठीक है ना। लाइफ में कोई भी हो, जानवर हो, इंसान हो, कोई भी चीज, कोई भी हो, एकदम सबको बैलेंस रहना यानी संतुलित रहना अच्छा होता है, ठीक ना। तो अब तक हम लोगों ने जितना इक्वेशन पढ़ा उसको तो सिर्फ क्या प्रोडक्ट मिला यानी क्या उत्पाद मिला ये तो पढ़ता गया, लेकिन वो बैलेंस है कि नहीं, उसको बैलेंस करके हर एक उत्पाद हो गया, हर एक समीकरण हो गया, हर एक इंसान हो गया, हर एक जानवर हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, वो अपने आप को बैलेंस करना चाहता है कि अगर मैं बैलेंस रहूँगा तो मैं सुखी रहूँगा। तो उसी तरह अब तक जितनी मैंने समीकरण पढ़े हैं ना, अब इसको हम लोग बैलेंस नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे, ठीक ना। अगले क्लास में तो पहले करेंगे पूरा ये कौन क्या बनेगा, उसके बाद करेंगे बैलेंसिंग के, बैलेंस उसको कैसे यानी संतुलित कैसे किया जाता है, ठीक। तो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आनंद आया होगा। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। तो मेरे चैनल को शेयर कर दो दोस्तों के साथ। और हाँ, ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करना, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।